एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। आज हम अपने मोल कॉन्सेप्ट के 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं और उन क्वेश्चनों को हम एनालाइज करेंगे किन किन टॉपिकों से हैं और यही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपके जो जेईई मेंस के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो 25 डिफरेंट वैरायटी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लाएंगे और उनको सॉल्व करके एनालाइज करेंगे। ये मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है और ये एग्जाम में इन्हीं कॉन्सेप्ट से बाहर आएगा नहीं सवाल। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम देखते हुए चलते हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा किसका है, इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला क्वेश्चन है। और इस तरह क्वेश्चन काफ़ी आते रहते हैं एग्जाम में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, कुछ फार्मूले होते हैं, वो फार्मूले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए याद होने चाहिए। तो पहला फार्मूला होता क्या है, हमें याद कर लेना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है n मल्टीप्लाई बाई इंपेरिकल फार्मूला। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई इंपेरिकल फार्मूला। n नंबर होता है 1 2 3 4, ठीक है, इंटीजर नंबर। और इसी का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकाल दें तो हो जाएगा n इंटू इंपेरिकल फार्मूला मास, ठीक है। ये दो फार्मूले मेनली हमें यूज करने होते हैं, ठीक है। इसके लिए आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व भी किया होगा। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है इन ए कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 9:1:3.5 बाई वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज 108। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। और टेबल से जो हमारा आता है वो क्या आता है, इंपेरिकल फार्मूला। टेबल से हमारा क्या आता है, याद रख लेना, टेबल जो हम बनाएंगे उससे आएगा हमारा इंपेरिकल फार्मूला आएगा। स्टार्ट करते हैं टेबल बनाना। तो टेबल जो होता है हमारा, सबसे पहले हम बात करें तो पहले टेबल में 4 पॉइंट बना लेंगे, ठीक है। तो टेबल हमारा इस तरह से बनेगा, ठीक है। सबसे पहला रहता है हमारा एलिमेंट विथ सिंबल। क्या होता है, एलिमेंट विथ सिंबल, ये पहला हमारा है। सेकंड है वेट रेशियो ऑफ एलिमेंट। क्या है, वेट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। फिर हमारा थर्ड है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। क्या है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो निकालते हैं। और ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला, सिंपलेस्ट होल नंबर। तो अगर सवाल ये है कि हम अब क्या हम करेंगे, सबसे पहले जो हमारा है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कैसे आता है। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम आता है परसेंटेज ऑफ जो भी वेट रेशियो ऑफ एलिमेंट, यहाँ के लिए वेट रेशियो ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट, डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट। सिंपलेस्ट हमारा कैसे आता है, सिंपलेस्ट रेशियो कैसे आता है, जो भी तुम्हारा आएगा रिलेटिव नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाई लिस्ट नंबर ऑफ एटम। जो भी रिलेटिव नंबर ऑफ एटम होगा उसको इनमें जो वैल्यू लिस्ट होगी उससे डिवाइड कर देंगे और वो जो रेशियो आएगा होल नंबर वही हमारा हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको थोड़ा सा समझना। तो यहाँ पर हम डिफरेंट अपने एलिमेंट को ले आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 3 एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन लिख लिया। वेट रेशियो ऑफ द एलिमेंट जो दिया है 9:1:3.5 दे दिया, ठीक। 9:1:3.5 दे दिया। अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो वेट रेशियो ऑफ द एलिमेंट, वेट रेशियो 9, एटॉमिक वेट क्या होगा कार्बन का 12, तो 9 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का वेट 1, 3.5 डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन का वेट 14। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये तो 1 ही आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/4, ये आ गया। अब हमें निकालना है सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। तो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो कैसे आएगा, जो कि रिलेटिव नंबर ऑफ एटम जो आया है उसको लिस्ट नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर देते हैं। तो आप बताओ 1/4, 1 और 3/4 में सबसे छोटा नंबर क्या है 1/4, तो उससे डिवाइड करेंगे। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम इसका 3/4 है, इसको डिवाइड कर दिया 1/4 से, इसको 1 से 1/4 डिवाइड कर दिया और इसको 1/4 से 1/4 डिवाइड कर दिया। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो जो हमारा ये आएगा वही हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर आ जाएगा, जो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो इसी को बोलते हैं। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3/4 डिवाइडेड बाई 1 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, 1 डिवाइडेड बाई 1/4 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और 1/4 डिवाइडेड 1 1 आ जाएगा। तो जो ये 3 4 1 आया है ये ही हमारा क्या है, इंपेरिकल फार्मूला। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इंपेरिकल फार्मूला है
एम्पिरिकल फार्मूला वो हमारा है, कार्बन कितने हैं, कार्बन है 3, हाइड्रोजन कितने हैं 4 और नाइट्रोजन कितने हैं 1 है, C3H4n। तो हम क्या करें, अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला पता है, शॉर्ट में हम EF लिखते हैं, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास भी निकाल सकते हैं EFM। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास इसके लिए कितना हो जाएगा, हो जाएगा 12 3 जा 36, 1 × 4 4 और नाइट्रोजन का वेट 14, तो आ जाएगा 54। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास पता है, और जो मॉलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड होता है, जो मॉलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड होता है वही हमारा मॉलिकुलर फार्मूला मास होता है। तो मॉलिकुलर फार्मूला मास क्या है, यहाँ से वो दिया है 108, क्या दिया है 108, और हमें पता है यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एम्पिरिकल मॉलिकुलर फार्मूला मास इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिकुलर फार्मूला मास 108, n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या है 54। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अगर n की वैल्यू 2 आ गई तो बस अब हम मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिकुलर फार्मूला होता है n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिकुलर फार्मूला n की वैल्यू क्या है 2, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला हमारा है C3H4n। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमेशा इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की तरह नहीं ऐड होता है, ये मल्टीप्लाई नहीं होता, ये होता है तुम्हारे इसके एक्सपोनेंट के थ्रू। तो C3 बन जाएगा C6, H4 बन जाएगा H8 और N1 बन जाएगा N2। तो जो हमारा मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा C6H8N2। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला का क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम इस तरह कर लेंगे। सवाल क्या है, दूसरे तरह का सवाल भी आ सकता है, यहाँ कभी कोई परसेंटेज दे देगा, तो बस यहाँ पर क्या होगा, जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम हो जाएगा वो परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट। जैसे यहाँ 20%, 30%, 40%, तो इस तरह का सवाल आ जाएगा, तो उसको भी कर लेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ परसेंटेज वाला भी सवाल आ सकता है, कॉन्सेप्ट यही लगाना है, सब कुछ यही करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है 25 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, मतलब हमें क्या ले लिया, हम लोगों ने ले लिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड को ले लिया है, और किसके साथ टाइट्रेट करा रहे हैं 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इसको टाइट्रेट करा रहे हैं। और है एसिड गिवे वैल्यू ऑफ 35, मतलब इसका वॉल्यूम दे दिया है 35 ml और इसकी मोलरिटी कितनी दे दी है 0.1 मोलर, और बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना दे दिया 25 ml, और बेरियम हाइड्रोक्साइड की मोलरिटी निकालनी है, क्या ये हमारा 0.1 मोलर है, इसकी मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा इसके लिए फॉर्मूला एक ही लगता है, N1V1 = N2V2। अब N1V1 N2V2 लगा लेते हैं, क्या होगा N1V1 = N2V2। तो N1V1 मतलब इसके लिए अगर मैं N1 बोल रहा हूँ तो ये यहाँ मैं बोल सकता हूँ मोलरिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमें निकालना है, मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर बेरियम हाइड्रोक्साइड का, और वॉल्यूम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ क्या हो जाएगा N2 मतलब नॉर्मलिटी ऑफ, मतलब मोलरिटी ऑफ HCl मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर ऑफ HCl मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ HCl, कितना लेंगे। तो मोलरिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या है, मोलरिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड है 0.1, वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड 2, वॉल्यूम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या दिया है 25 ml इक्वल टू मोलरिटी ऑफ HCl क्या है, मतलब अच्छा ये वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड 2 हो जाएगा, मोलरिटी तो निकालनी है इसकी, सॉरी ये इसकी दी हुई है, ये हमें निकालना है, मोलरिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड हमें निकालना है। तो मोलरिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड निकालना है, ठीक है। मोलरिटी ऑफ HCl कितना है 0.1, वैलेंसी फैक्टर ऑफ HCl 1 होता है, और वॉल्यूम ऑफ HCl 35 दिया है। तो बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या, मोलरिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू आ जाएगा 0.1 × 1 × 35, तो 3.5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 25। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 7 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, तो 7/100 क्या आ जाएगा 0.07। तो मोलरिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या आ जाएगी 0.07। तो ये सिंपल इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का N1V1 टाइप का सवाल था, बहुत ईजी सवाल है, N1V1 = N2V2। और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं आपके JEE मेंस में एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को हमें इस फार्मूले से सॉल्व कर लेना है। हमें वैलेंसी फैक्टर पता होना चाहिए, क्योंकि OH 2 OH माइनस देगा तो इसलिए वैलेंसी फैक्टर 2, HCl 1 H+ देगा इसलिए वैलेंसी फैक्टर 1, ये याद रखना है।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वैरायटी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, बोला है कि 5 ग्राम ऑफ बेंजीन ऑन नाइट्रेशन गिव 6.6 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन। पहले ये क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन, ये कर रहा है कि हमारे पास क्या है, बेंजीन है, बेंजीन का क्या कर दिया गया, नाइट्रेशन कर दिया गया, और नाइट्रेशन करने पर हमें कितना मिला, जो मिला कंपाउंड वो मिला नाइट्रोबेंजीन। क्या मिला, नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन से क्या मिल गया, नाइट्रोबेंजीन मिल गया। और ये कितना ग्राम बेंजीन से, 5 ग्राम ऑफ बेंजीन से 6.6 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन मिला। तो सवाल है क्या है, पूरी तरह जितना यूज किया, जितना मिलना चाहिए तो उतना मिल गया कि कम मिला। तो हमें एक थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए बोला है। तो मतलब ये एक्चुअल यील्ड इतना आया है, ठीक है। लेकिन 100% अगर पूरा यूज करते हैं, मतलब इतना यूज करते हैं, तो एक्चुअल में कितना आता। जो थ्योरेटिकल यील्ड मतलब एक्चुअल में इतना आया, और एक्सपेरिमेंटली मतलब कितना आना चाहिए था। ये तो रिएक्शन कराने के बाद हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई होंगी रिएक्शन में, 100% यील्ड नहीं आने के कारण ये जो तुम्हारी अमाउंट आई है केवल 6.6 ग्राम आई है। लेकिन आनी कितनी चाहिए थी, अगर पूरी तरह से 100% ये कन्वर्जन होता तो कितना आना चाहिए था, ये हमें निकालना है। तो पहले हम इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अगर इसके लिए हमें क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 78 और इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 77, इसका नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 32। सॉल्व करेंगे तो 123। तो कुल मिला के 78 ग्राम ऑफ बेंजीन से हमें 123 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन मिलता है, ठीक है। 123 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन मिलता है। तो 1 ग्राम बेंजीन से कितना मिलेगा, 123 डिवाइडेड बाय 78 ग्राम। तो अब हमारे पास कितना है, हमारे पास 5 ग्राम है। तो 5 ग्राम से मिलना कितना चाहिए था, 123 डिवाइडेड बाय 78 मल्टीप्लाई बाई 5। जो इसको सॉल्व किया तो आया 7.88। तो 7.88 ग्राम के आसपास में मिलना चाहिए था एक्चुअल में, और मिल कितना रहा है, 6.6 ग्राम। तो इतना, और तो इसमें से जो थ्योरेटिकल यील्ड जो हमारी होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में इतना ही आ पाया। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो है, सबसे करीब ऑप्शन है ऑप्शन सी, तो इसी को मार देंगे। तो हमें बेस्ट ऑप्शन ही देखना था क्या हो सकता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, और इस तरह क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, तो इसका हम प्रॉपर कर लेंगे। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना है, इतना मिलना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में केवल 6.6 ग्राम मिला, हमें मिलना चाहिए था 7.88, ठीक है। अगर 100% कन्वर्जन होता, नॉर्मल जितना लेते, कुछ भी अगर हमारा यूज नहीं हो रहा है, क्या कोई बाई प्रोडक्ट नहीं हो रहा है या कोई और रिएक्शंस नहीं हो रही, तो सिंपली इतना मिलना चाहिए था। लेकिन मिल क्या रहा है, उससे कम मिलेगा। कर सकते हैं इसमें 100% कन्वर्जन नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है। बोल रहा है कि ए गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबसन 0.72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 3.08 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इम्पीरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये वेरी गुड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं वो अप्रोच हम सीखेंगे। तो अगर आपको कंबसन रिएक्शन याद हो, तो कंबसन रिएक्शन में भी आप क्या याद करते थे, आप देखते थे कि हाइड्रोकार्बन CXHY होता था, O2 एक्सेस देते थे, तो इससे हमारा जो हाइड्रोकार्बन बनता था XCO2 प्लस Y/2H2O मिल जाता था, ठीक। अब इन्होंने दे दिया है कि जो XCO2 है वो 3.08 ग्राम, जो कार्बन डाइऑक्साइड है 3.08 ग्राम, और ये तुम्हारा क्या है 0.72 ग्राम वाटर मिल रहा है, ठीक। अब देखो, अगर मैं इसकी मोल की वैल्यू निकाल लूँ तो यही एक्स मोल, मतलब अगर XC का एक्स मोल यूज हो रहा है तो XCO2 बन रहा है, H का वाई मोल तो Y/2 बन रहा है। तो यहाँ से बस हम मोल निकाल लें और X और Y की वैल्यू निकाल के हम CXHY निकाल सकते हैं। अब निकालने कैसा है, तो हमें पता है कि XCO2 मतलब 3.08 ग्राम CO2 बन रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल सकते हैं क्या, गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट 44 से डिवाइड कर देंगे। जब ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.07 समथिंग, तो 0. और उसी तरह से ये x के बराबर होगा, क्योंकि जो 0.07 मोल है वही x है, कि ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 0.07 बना है मोल CO2। अगला हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O की अगर मैं बात करूँ तो 0.72 ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर क्या होता है 18, तो आ जाएगा 0.04। और ये किसके बराबर है, ये इस Y/2 के बराबर है, तो यहाँ y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 0.08। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि x की वैल्यू है अगर 0.07 प्लस हाइड्रोजन 0.08, तो फॉर्म 0.07 CO2 प्लस 0.04 H2 यहाँ से कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम ये कर सकते हैं
कि ये जो CA7H0 अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि इस फॉर्मूले में नजर आ जाए, तो ये हो जाएगा C7H8। जो हमारा हाइड्रोकार्बन क्या होगा, वो होगा C7H8। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। ये बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का। बहुत लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन निकाल के कार्बन निकाल के करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो इस मेथड का प्रॉपर केयर करें। ठीक है, तो ये भी काफ़ी गुड क्वेश्चन, अलग वैरायटी का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा क्या, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर का है। ये क्वेश्चन अब काफ़ी पॉपुलर हो गया है, ये एग्जाम में काफ़ी आ रहा है। तो इसमें सारे जितने भी एनसीईआरटी में 5 रूल्स दिए हुए हैं बुक में, वो याद हो तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर रूल की मैं बात करूँ तो जैसे जो जो ऑप्शन है उसके हिसाब से मैं रूल आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। तो पहला जो ऑप्शन है 0.00253, ठीक है। तो हमेशा इसके लिए मैं रूल बता देता हूँ, वो रूल आप माइंड में रख लेना। तो पहला इसके लिए जो 0.253 के लिए रूल है, वो रूल ये है कि 0 प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। लिख लो इसको, 0 प्रीसीडिंग मतलब 0 अगर पहले हो, प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। बस ये क्या पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट को बताता है। ठीक है, जैसे 0 पॉइंट, अगर मैं इसके लिए एग्जांपल ले लूँ जो कि एनसीईआरटी में भी दिया होगा आपको एग्जांपल, उसको भी देख सकते हैं। जैसे मेरे पास है अगर 0.03 है, तो इस नंबर से पहले जितने भी जीरो हैं उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं। 0 प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी नंबर हैं उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर केवल सिग्निफिकेंट फिगर इसका क्या होगा, 1 होगा। जैसे मैं लिख लूँ 0.0025, तो यहाँ नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरो हैं उसको क्या मानते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। केवल यही 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूँ तो 0.00253 का क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर, 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। हमें क्या बताना है कि किन एग्जाम्पल में बताना है किसका सिग्निफिकेंट फिगर नंबर सेम है किस किस में। तो हमें पहले तो इसमें पता चल गया 0.253 में क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसके लिए रूल याद रख लेना, 0 प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरो हैं उनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं, ये याद होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। और दूसरा एग्जांपल ला लेते हैं, इस तरह के पॉइंट को हम किस तरह से लिखते हैं। तो इसके लिए जो पॉइंट होता है वो होता है 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो हैं सबको सिग्निफिकेंट मानते हैं। तो ये पॉइंट ए के लिए हो गया, ये क्वेश्चन के लिए। अगर मैं क्वेश्चन बी ऑप्शंस के लिए अगर मैं देखूं तो इसके लिए भी लिख लो, वो है जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब 2 नंबर के बीच में जितने भी जीरो होंगे उसको सिग्निफिकेंट। जैसे मैं दे दिया 1.002, तो यहाँ ये 2 जीरो को भी सिग्निफिकेंट में काउंट करना है। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4। तो इसी हिसाब से इस एग्जाम्पल को देखें तो 1.0003 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो पहले में हमारा है 3, दूसरे में हमारा है 5, 15.0 इस तरह का आ जाए। तो इसके लिए भी एक रूल होता है। ठीक है, वो रूल क्या है, वो रूल ये है 0 एट द राइट ऑफ नंबर आर सिग्निफिकेंट। सी के लिए जो रूल है वो है 0 एट द राइट ऑफ ए नंबर, एट द राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। 0 एट द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट, याद होना चाहिए। तो नंबर के राइट में जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाएंगे। जैसे अगर मैं दे दूँ एग्जांपल जैसे दे दूँ, तो अगर मैं बात करूँ इसके लिए एक चीज़ और होना चाहिए, लाइन वो इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, प्रोवाइडेड ऑन दैट दे आर राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में, दे आर राइट साइड ऑन द डेसिमल पॉइंट, दे आर राइट साइड ऑन द डेसिमल पॉइंट। जैसे हम आगे यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे 100.0 ले लूँ, तो यहाँ तो ये तो है ही, पॉइंट के बाद के नंबर को भी सिग्निफिकेंट माना गया, तो 4 हो जाएंगे इसके सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आ रही कि नहीं, इस तरह से। तो अगर मैं 15.0 है तो 15 तो है ही, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद राइट साइड में 0 है तो इसको काउंट करेंगे, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 आ जाएगा।
तो 15.0 का 3 सिग्निफिकेंट फिगर। फोर्थ के लिए जो डी के लिए तो सिंपल रूल है, सिंपल वो रूल क्या है डी के लिए, वो है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ सब नॉन जीरो ही है, तो 3 है तो 3 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। तो ए सी और डी में 3 होगा और बाकी हमारा बी में 5 होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। आपको ये सारे रूल्स मैंने समझा दिया, 4 पॉइंट मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो इन्हीं रूल से हम क्या करेंगे, एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन अप्रोच कर ले जाएंगे। आप इसको माइंड में रख लेना, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल हमारा है मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। तो इस तरह के सवाल बहुत सिंपल होते हैं मैच द कॉलम के। हमें क्या करना है, वेट निकालना है, मोल निकालना है, गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है। कुल मिला के मोल का जो बेसिक लेक्चर होता है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स, वेट निकालते हैं और गैसियस मोल पी इक्वल टू एनआरटी से 22.5 लीटर वाले फार्मूले से हम निकालते हैं। तो जैसे हम बेस्ट ऑप्शन हम ढूंढने की कोशिश करें, जैसे 16 ग्राम ऑफ CH4 है, क्या हो सकता है, वेट 28 ग्राम हो नहीं सकता, वेट 32 ग्राम हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 16 ग्राम ऑफ CH4 में क्या दिया हुआ है, ये सेकंड और थर्ड हो सकता है कि हो जाए। लेकिन हमें देखना है कि कौन सा हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे 1 मोल ऑफ N2, तो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ N2 का वेट कितना होगा, 1 मोल ऑफ N2 का वेट हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास N2 का मॉलिकुलर वेट दिखाएं तो 28 ग्राम होगा, 14 इंटू 2 28 ग्राम, ठीक है। तो 28 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, 1 मोल N2 का वेट हो जाएगा, ठीक है। 1 मोल नाइट्रोजन का वेट होता है 14 ग्राम, तो अगर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो क्या हो जाएगा 28 ग्राम। तो इसका आंसर तो सी का फर्स्ट आ जाएगा। तो सी का फर्स्ट, तो एक ही ऑप्शन में हमारा क्वेश्चन सॉल्व, 1 मोल N2 का वेट, तो ऑप्शन सी। तो ये तो हमारा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो ईजी है, लेकिन बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे 0.5 मोल ऑफ SO2 का वेट कितना होगा, जैसे यहाँ पर है, तो SO2 का वेट निकाल लो, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 SO2 का वेट होगा 16, मतलब 32 प्लस 32, तो 64, क्या आ जाएगा 32 ग्राम। तो क्या हो जाएगा 0.5 मोल ऑफ SO2 का वेट आ जाएगा 32 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूँ, मतलब बाकी देख लो, 16 ग्राम ऑफ CH4, तो 16 ग्राम ऑफ CH4 और 1 ग्राम H2। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं पहले 16 ग्राम ऑफ CH4 में कितने मोल्स होंगे पहले ये निकाल लूँ। तो मोल्स ऑफ CH4 क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ CH4 हो जाएगा गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, 16/16 ग्राम पर मोल, तो क्या आ जाएगा 1 मोल CH4, 1 मोल ऑफ CH4, ठीक है। तो इसी को बस यूज करना है। तो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ सोचूं, तो हमें पता है कि CH4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, CH4 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, मतलब 1 मोल में, अगर 1 मोल CH4 होता है तो 1 मोल CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल में है तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, 6.022 10 की पावर 23 नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तुम्हारा 60.22 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसमें 1 मोल CH4 में। अब हमारा एक यह ऑप्शन बच गया 1 ग्राम ऑफ H2 में, तो 1 ग्राम H2 में क्या निकालें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2 0.5 मोल। हमें पता है 1 मोल गैस ऑक्यूपाई होता है तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कितना होता है 22.4 लीटर। तो अगर 0.5 मोल होगा तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाई गैस करेगा 11.2 लीटर, क्या होगा 11.2 लीटर, ठीक है। तो 11.4 लिखा है, जो कि 11.2, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन ए का हो गया हमारा सेकंड, बी का हो गया हमारा फोर्थ, सी का हमारा हो गया था फर्स्ट और डी का हमारा हो गया था थर्ड, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, बस सिंपल हमें देखना है, ऑप्शन से भी एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन इस तरह से हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए कि गिवन वॉल्यूम 122.4 लीटर से हमारा मोल ऑक्यूपाई होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक प्रोटीन है, कोई प्रोटीन बड़ा सा कोई प्रोटीन है ए, मान लेते हैं ये प्रोटीन है, ठीक, प्रोटीन ए है और इसमें 0.3% ऑफ ग्लाइसिन है, क्या है इतना, मान लो 0.3% ऑफ ग्लाइसिन है। अब बताना है कि द मिनिमम मोलर मास ऑफ प्रोटीन, इस पूरे प्रोटीन का मिनिमम मोलर मास प्रोटीन का क्या हो सकता है। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू एक्स, लेट मोलर मास ऑफ प्रोटीन, पूरे इसका मोलर मास हो जाएगा प्रोटीन का एक्स,
प्रोटीन इज इक्वल टू एक्स। और एक चीज़ पता है कि प्रोटीन ए कितना 0 जो प्रोटीन ए है कंटेन 0.3% ऑफ एक्स। 0.3% ऑफ एक्स ये प्रोटीन कंटेन करता है। मिनिमम मोलर मास ऑफ प्रोटीन बताना है, तो मिनिमम मोलर मास ऑफ प्रोटीन में मान लूँ कि केवल इसमें एक ही ग्लाइसिन हो, और एक ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है क्या 75। तो मुझे बताना है मोलर मास ऑफ प्रोटीन। तो अगर मैं ये कह सकता हूँ कि जो 0.3% ऑफ एक्स है, अगर हमारा ग्लाइसिन एक हो गया तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 1 के बराबर होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ 0.3% ऑफ एक्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, जो कि मैं मान रहा हूँ कि अगर मिनिमम होगा तो एक होगा ग्लाइसिन, तो एक ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा 75। और वो 75 0.3% पूरे इस प्रोटीन का कंटेन कर रहा है। तो 0.3 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 75। ये कर सकते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं करूँगा तो 75 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 0.3। ठीक है। तो जब इसको करेंगे तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो यार 250 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है। और ये करीब आ जाएगा एक्स इक्वल टू 25,000 25,000। ठीक है। और हमें किस में बताना है 25,000 जो होगा हमारा इस प्रोटीन का वेट होगा मोलर मास ग्राम पर मोल। हमें बताना है 10 की पावर 3 में, तो एक्स क्या आ जाएगा, मतलब ये जो आएगा वो 25 इंटू 10 की पावर 3, यहाँ 25 आ जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल, इस तरह क्वेश्चन मिनिमम वर्ड बहुत पूछता है इसमें। तो मिनिमम का मतलब है कि ग्लाइसिन एक ही हो, ग्लाइसिन का एक ही मॉलिक्यूल हो, और उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा 75। तो अगर 0.3% ऑफ एक्स है, अगर पूरे प्रोटीन का वेट एक्स है और ये इसका 0.3% मतलब जो एक्स है उसका 0.3% इस प्रोटीन में है, तो अगर 0.3% ही मान लेते हैं कि एक है, एक ग्लाइसिन है जो 0.3% ऑफ एक्स जो एक ग्लाइसिन है, तो 0.3/100 इंटू एक्स क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ग्लाइसिन। तो वहाँ से हम एक्स निकाल देंगे, जो एक्स आएगा वो पूरा हमारा क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटीन आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है, सवाल ये कह रहा है, इजी सवाल है, लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल है। बोला है N2 के 20 ग्राम को 3 ग्राम H2 के 5 ग्राम से 2 मोल अमोनिया में बना रहे हैं। तो कंसीडर द एबव रिएक्शन। लिमिटिंग रिएजेंट हमें बताना है, क्या बताना है लिमिटिंग रिएजेंट बताना है, एंड कितना अमोनिया फॉर्म हो रहा है ये बताना है, सिंपल सा। अगर मैं इस रिएक्शन को देखूँ तो रिएक्शन हमें पता है N2 + 3H2 टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। हम लोग पढ़ते थे क्या कि 8 ग्राम अगर मैं N2 ले लूँ और यहाँ पर अगर मैं इसको जोड़ दूँ मल्टीप्लाई कर दूँ 2 3 जा 6 ग्राम H2 ले लूँ तो उससे 34 ग्राम अमोनिया बन जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से दोनों को ऐड करके। ठीक है। लेकिन ज़रूरत है कि हमें लिमिटिंग रिएजेंट इस क्वेश्चन में पहचानना होगा कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही डिसाइड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा और कितना मोल फिर हम निकाल लेंगे वो हम बल। तो पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना, उसके लिए क्या करेंगे, तो जैसे हमें पता है कि इसमें बताना है तो 5 ग्राम के लिए 20 ग्राम ले रहे हैं। तो पहले हम ये देख लें, अगर हमारे पास 6 ग्राम ऑफ H2 होता तो हमें कितना N2 चाहिए होता 28 ग्राम ऑफ N2 चाहिए होता। तो 1 ग्राम ऑफ H2 के लिए कितना चाहिए होता 28 डिवाइडेड बाई 6 ग्राम ऑफ N2 चाहिए होता। तो हमें 5 ग्राम अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो कितना हमें N2 चाहिए 28 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, इतना हमें चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 14 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 70 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा समथिंग लाइक 23 पॉइंट समथिंग आएगा जो भी। तो मतलब 5 ग्राम ऑफ H2 के लिए हमें 23 ग्राम ऑफ N2 चाहिए, लेकिन हमारे पास N2 है कितना, हमारे पास N2 केवल 20 ग्राम है और हमें इतना चाहिए। तो ये कम है और ये क्या है ज़्यादा हो गया इसके लिए, तो ये हमारे पास कम मौजूद है। तो हमारा N2 क्या हो जाएगा N2 इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। ये तो हमें पता चल गया कि N2 कम है H2 के कंपेरिजन में। 5 ग्राम H2 के लिए हमें 23 पॉइंट चाहिए होता, लेकिन हमारे पास N2 कम है, तो N2 इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। तो ऑप्शन ए और बी तो कट ही गया। अब सी और डी में हमें बताना है कितना मिलेगा। तो अब N2 डिसाइड करेगा कितना बनेगा। तो एक चीज़ तो हमें पता है कि 28 ग्राम ऑफ N2 होता तो 34 ग्राम अमोनिया बनता। तो 1 ग्राम ऑफ N2 होता तो कितना बनता 34 डिवाइडेड बाई 28। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमें पता है 20 ग्राम ऑफ N2 हमारे पास मौजूद है, तो उससे कितना अमोनिया बनेगा
34 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 20। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 24.28 ग्राम बनता क्या अमोनिया। लेकिन हमें मोल निकालना है तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू गिवन वेट कितना बनेगा अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 17। जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1.42। तो 1.42 मोल हमारा अमोनिया बनेगा और N2 लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन हम बेसिक यूनिटरी मेथड और लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन से कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन और हमें इसको इस वैरायटी को आना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है इस तरह के क्वेश्चनों की। नेक्स्ट सवाल हमारा एवरेज मोलर मास का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन दे दिया है 35.5 ग्राम और रेशियो ऑफ क्लोरीन 35 टू द क्लोरीन 37 बताना है। हमें बताना क्या क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का कितना परसेंटेज उसका रेशियो बताना, उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसको किस तरह से करते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या होता है, एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। यहाँ A1 और A2 क्या है, A1 A2 आर द आइसोटोप्स, A1 एंड A2 आर एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स and x1 and x2 are percentage composition of isotopes। तो बस इसमें फॉर्मूला लगा देना है। तो मान लेते हैं कि हमारा क्लोरीन 35 x होगा, लेट क्लोरीन 35 इज x परसेंटेज, देन क्लोरीन 37 क्या होगा और 2 है तो 100 माइनस एक्स हो जाएगा, टोटल 100 तो 100 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको यूज कर लेंगे। तो एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन हमें पता ही है क्या होगा, ये दिया 35.5। A1 क्लोरीन 35 उसका एटॉमिक वेट 35 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कितना है x मान लिया है प्लस 37 और इसका परसेंटेज 100 माइनस एक्स और टोटल परसेंटेज क्या हो x1 प्लस x2 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3550 35x प्लस 3700 माइनस 37x। इसको ये और ये दोनों माइनस माइनस 2x उधर जाएगा 2x आ जाएगा और ये आ जाएगा 3700 माइनस 3550। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस करना 150 डिवाइडेड बाई 2 तो 75। तो हमें पता चल गया कि 75% क्लोरीन 35 का जो परसेंटेज है वो कितना है 75% और क्लोरीन 37 का परसेंटेज कितना हो जाएगा 100 माइनस 75 मतलब 25%। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 25 क्या आ जाएगा 3:1। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था एवरेज मोलर मास का और फिर वैल्यू पुट कर देना था। सिंपल सवाल है, ये सवाल भी काफ़ी आ रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए। नेक्स्ट सवाल भी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। बोला है कि ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें बोला है कि डाई हाइड्रोजन एज ए लिमिटिंग रिएजेंट दिया हुआ है। पहले से ही बोल दिया कि ये इनमें से किन में से डाई हाइड्रोजन एज ए लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो हम बारी बारी से लेकर आएंगे, सबको देखेंगे। हमें पता है अगर मैं रिएक्शन जनरल रिएक्शन की बात करूँ तो रिएक्शन तो यही करा है N2 प्लस 3H2 टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। मतलब अगर 1 मोल N2 ले लिए 3 मोल तो 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ H2 तब जाकर 2 मोल अमोनिया बनेगा। ठीक है, ये सवाल। अब मुझे क्या करना है, देखना है कि इनमें लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहला ऑप्शन ही अगर मैं 56 ग्राम ऑफ N2 लेकर चला है, 56 ग्राम N2 प्लस 10 ग्राम ऑफ H2, सिंपल इसका मोल निकालना है। तो 56 डिवाइडेड बाई 28 इसका आ जाएगा 2 मोल। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई और 2 तो ये जाएगा 5 मोल। तो 2 मोल और 2 मोल के लिए क्या चाहिए होगा, अगर 1 मोल के लिए N2 के लिए 3 चाहिए तो 2 के लिए 6 चाहिए, 6 मोल चाहिए। और है कितना 5 मोल, 6 मोल चाहिए, है कितना 5 मोल। तो कम है ना, और कम है तो मतलब ये क्या है हाइड्रोजन यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन इज लिमिटिंग एजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये तो सही है। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। जो बी ऑप्शन है बोला है 35 ग्राम N2 प्लस 8 ग्राम H2। तो 35 डिवाइडेड बाई 28 कर देंगे तो आ जाएगा कितना 5/4 मतलब 1.25 और 8 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 4। तो हमें पता 1.25 अगर एक के लिए 3 चाह रहा है तो 1.25 के लिए 3.75 चाहिए, ये उससे ज़्यादा है।
तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ N2 होगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ N2 होगा, ना कि H2 होगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट इज N2। अब थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, सी ऑप्शन, 28 ग्राम ऑफ N2 प्लस 6 ग्राम ऑफ H2, तो 28 डिवाइडेड बाई 28 1 मोल, और यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई 2 3, तो एक के लिए 3, तो ये तो सिमिलर यही वाला केस हो जाएगा जो स्टार्टिंग, एक के लिए तो पूरा कंज्यूम, कंप्लीटली कंज्यूम, कुछ भी एक्सेस में नहीं होगा, कोई लिमिटिंग रिएजेंट ना कोई एक्सेस होगा। डी ऑप्शन की बात करें, 14 ग्राम ऑफ N2 प्लस 4 ग्राम ऑफ H2, तो 14 डिवाइडेड बाई 28 0.5 मोल, अब 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमें पता है 0.5 के लिए कितना चाहिए होगा, 3 गुना 1.5 मोल, तो ये हमारा एक्सेस हो गया, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा N2, तो N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो इन दोनों में इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट कहाँ होगा, केवल लिमिटिंग रिएजेंट होगा ए में, H2 में, H2 यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट होगा, बाकी सब में क्या होगा, वो होगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बस हमें देखना है कि 1 मोल से इतना बन रहा है तो 3 मोल हमें चाहिए होगा, तो यहाँ 2 से 6 चाहिए होता, 5 ही दिया है, तो H2 लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा, ये रिएक्शन दिया हुआ 4NH3 5O2 4NO 6H2 व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ O2 आर मेड टू रिएक्ट कंप्लीशन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहले तो इस रिएक्शन को थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन को अगर मैं लिखूँ तो ये रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ये है कि 4NH3 प्लस 5O2 टू फॉर्म 4NO प्लस 6H2। अगर इसका 4 मोल चाहिए तो इसके लिए 5 मोल चाहिए, तभी जगह 4 मोल और 6 मोल वाटर बनेगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो पहले तो हमें दिया क्या, 1 मोल ऑफ अमोनिया, 1 मोल ऑफ अमोनिया है और 1 मोल ऑफ O2 है, तो इसके रिएक्ट करने पे क्या बनेगा। तो पहले तो हमें समझना होगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। हमें पता है 1 मोल अमोनिया के लिए हमें, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो अगर मैं क्वेश्चन को समझूँ तो 4 मोल अमोनिया के लिए हमें 5 मोल ऑक्सीजन चाहिए, 5 मोल O2 चाहिए। तो अगर 1 मोल अमोनिया है तो हमें कितना O2 चाहिए होगा, 1.25 मोल O2, लेकिन हमारे पास O2 कितना है, 1 मोल है और चाहिए इतना, तो O2 क्या है, हियर O2 इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, O2 इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। O2 डिसाइड करेगा कि बाकी कैसे हम यूज करना है, क्योंकि O2 क्या है, हमें 1 मोल अमोनिया के लिए 1 मोल O2 चाहिए था। तो O2 अगर हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है तो जितने भी O2 हैं वो उतना कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये तो कर सकते हैं ना। तो अब इस हिसाब से तो पहला ऑप्शन तो सही होगा कि ये अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम इन द रिएक्शन, और वही प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा, कंप्लीटली कंज्यूम इन द रिएक्शन। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम। लेकिन बाकी गलत है या सही है उसको देखना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन का क्लियर करना पड़ेगा, मोर देन 1 भी तो नहीं है, या बाकी कोई ऑप्शन तो सही नहीं है। बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ NO विल प्रोड्यूस, तो अब हमारा 1 मोल ऑफ 4 मोल अमोनिया से 4 मोल NO से लगता है कि 1 मोल पड़ जाता है, लेकिन NO यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है। यहाँ मैं ये कह सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि अगर 1 मोल O2 है, 1 मोल O2, 5 मोल O2 के लिए 4 मोल अमोनिया की ज़रूरत है, तो अगर हमारे पास 1 मोल O2 ले लिया तो हमें कितनी अमोनिया की ज़रूरत होगी, 4/5, मतलब 0.8 मोल ऑफ अमोनिया यूज करेंगे, और 0.8 मोल ऑफ अमोनिया यूज करेंगे तो 0.8 मोल NO भी बनेगा, भले आप ज़्यादा ले लिए उससे नहीं मतलब है। तो 0.4 मोल ऑफ अमोनिया, तो 0.8 मोल ऑफ अमोनिया यूज होगा, बाकी 0.2 खाली बच जाएगा। 0.8 मोल ऑफ अमोनिया विल प्रोड्यूस 0.8 मोल ऑफ NO। ठीक है, ये तो ये हमारा 0.8 मोल ऑफ NO, तो 1 मोल ऑफ नहीं 0.8, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला बोल रहा है 1 मोल ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस, तो बस उसी हिसाब से देख लेंगे। हमें पता है कि O2 लिमिटिंग रिएजेंट, तो वही डिसाइड करेगा कि अगर 5 मोल O2 से 6 मोल वाटर बन रहा है तो हमारे O2 लिमिटिंग रिएजेंट वो है कितना, 1 मोल O2 से कितना बनेगा, 6/5 मोल ऑफ वाटर, मतलब 1.2 मोल ऑफ वाटर बनेगा। तो यहाँ दिया 1 मोल ऑफ वाटर, तो ये भी गलत हो गया। अब बोल रहा है ऑल द अमोनिया विल बी कंज्यूम, नहीं, अमोनिया इज प्रेजेंट इन एक्सेस, केवल 0.8 ही, 1 मोल ऑक्सीजन से केवल 0.8
8 मोल अमोनिया ही यूज हो रहा है, तो सारा अमोनिया तो कंज्यूम नहीं हो रहा है। 0.2 मोल ऑफ अमोनिया आर एक्सेस प्रेजेंट, ये एक्सेस में प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर होगा 0.2 मोल ऑफ अमोनिया। तो क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सारा अमोनिया नहीं कंज्यूम होगा, कुछ एक्सेस प्रेजेंट भी होगा कंटेनर में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम ऑफ N3- आयन। सिंपल सवाल है, इसके लिए फॉर्मूला होता है वो बता दूंगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, पार्टिकल है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल, ठीक है। और N3- हमारा क्या है, सबस्टांस है। बस हमें ये याद रखना है इसमें। तो N3- को मैं बोल रहा हूँ क्या, N3- को मैं बोल रहा हूँ सबस्टांस, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या मैं बोल रहा हूँ, पार्टिकल। बस इतना मुझे बोलना है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सबस्टांस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सबस्टांस मल्टीप्लाई बाय एन ए। तो ये हमें याद रखना, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सबस्टांस है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल का। अब मुझे क्या करना है, सिंपल सा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सबस्टांस, सबस्टांस क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N3- मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टांस। तो नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ N3- मल्टीप्लाई बाय एन ए। अब मैं बात करूँ कि वन मॉलिक्यूल ऑफ N3- तो वन N3- के एक मॉलिक्यूल में कितने हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो N का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो तो 1s2 2s2 2p3, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो कितने हैं, 3 है, तो 5 × 3, और निगेटिव चार्ज की कारण प्लस 1 आ जाएगा, तो 16 तुम्हारे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ N3- में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N3- कैसे निकाल देंगे, गिवन वेट 4.2 और मॉलिकुलर वेट N3- का 42। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ N3- 16 मल्टीप्लाई बाय एन ए। तो यहाँ से आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय एन ए, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 1.6 एन ए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें बस इसमें पार्टिकल समझना होता है और सबस्टांस समझना होता है। एक बार वो समझ गए क्वेश्चन सॉल्व। ये फॉर्मूला काफ़ी यूज होता है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफरेंट लॉज के मैच द कॉलम बताने हैं। तो जैसे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है ना, वो इलिस्ट्रेटेड बाय सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है यहाँ पर है, वो इस ऑप्शन में टी ऑप्शन है कि 4.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट गिव्स 2 ग्राम ऑफ रेजिड्यू ऑन हीटिंग, ठीक है। तो रेजिड्यू को ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा मास आ जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमारा ए का टी डिसाइड करेगा। फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमारा ये ऑप्शन आर इसके लिए बेस्ट है। SnO2 कंबाइन टू फॉर्म SO2 एंड SO3, तो मल्टीपल प्रोपोर्शंस का ये एग्जांपल हो जाएगा। तो बी का हो जाएगा आर। लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन जो बेस्ट एग्जांपल है, इसका एग्जांपल होगा बी ऑप्शन। CH4 हैज कार्बन एंड हाइड्रोजन 3:1 इन द मोल रेशियो, तो डिफाइनाइट प्रोपोर्शन का एग्जांपल हुआ सी। हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन का CH4 है कार्बन एंड हाइड्रोजन 3:1, तो सी का हो जाएगा पी। रही बात लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो होगा बेस्ट जो एग्जांपल से बताया जाता है इन H2S एंड SO2 मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विथ रिस्पेक्ट टू सल्फर इज 1:16, हेंस इन वाटर मास रेशियो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8। तो ये हमारा डी का एच हो जाएगा। और गेल यूसेक लॉ वॉल्यूम का लॉ है, तो ये बोलता है 10 ml ऑफ N2 कंबाइंड विद 30 ml ऑफ H2 टू फॉर्म 20 ml ऑफ अमोनिया, तो ये गेल यूसेक लॉ का एग्जांपल है। तो ई का हो जाएगा क्यू। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट लॉस को हम जानते ही पढ़ते हैं और उसी के हिसाब से अपने ऑप्शन को अरेंज कर लेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन भी हमें सारे
लॉज याद होने चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। और उसी हिसाब से हम लोगों ने ऑप्शन को मैच करा दिया। ओके, थैंक यू। तो इस तरह क्वेश्चन को कर लेंगे और ये क्वेश्चन हमें सारे लॉ को याद कर लेना है। इस क्वेश्चन का ये वैल्यू था। नेक्स्ट सवाल, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन H2O 0.2 मोलैलिटी बताना है। तो इसके लिए एक सिंपल फार्मूला बता देता, उससे कर लो, नहीं तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। वो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला ये है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर में मल्टीप्लाई बाय 1000, ये करना है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन H2O, मतलब ये सॉल्वेंट की बात किया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.2 दिया है, और सॉल्वेंट जो होगा हमारा क्या होगा 1 माइनस 0.2 क्या आ जाएगा 0.8। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट मतलब वाटर है, तो आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 0.8 मल्टीप्लाई बाई 1000 और मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट 18, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 18, तो आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 18। जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 13.88 समथिंग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये फार्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल हमारा करा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम। तो अगर इसको अगर क्वेश्चन को मैं समझ में ना आए क्या करना है, तो सिंपल से अगर मैं एक बेसिक यूनिटरी मेथड लगा दूँ तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो यूनिटरी मेथड है क्या? जैसे अगर तुम्हें पता है एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो अगर मैं बोलूँ मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो आप बोल दोगे आराम से 9.108 इंटू 10⁻³ kg। तो अगर मैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 9.108 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 6.023 इंटू 10⁻23 kg हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब हमें ये एक चीज़ ये पता चल गया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वेट इतना है, या मैं इसको उल्टा भी तो कर सकता हूँ कि 9.0108 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10⁻23 kg जो है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मास है, ठीक है। ये बोल सकता हूँ, इसमें मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इतना मैं बोल सकता हूँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमें पूछा है 1 किलोग्राम में कितने होंगे, 1 किलोग्राम में कितने होंगे, तो 1 किलोग्राम में बस क्या हो जाएगा 1 मोल डिवाइडेड बाई 9.108 मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा -8, ऊपर चला जाएगा तो 1 kg में इतने 1 डिवाइडेड बाई 9.108 मल्टीप्लाई बाई 6.022 या 003 जो भी है इंटू 10⁸, 1 kg में इतने हमारे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 kg में हमारे कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल भी काफ़ी अच्छा सवाल है। बोला है 3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न इन ए क्लोज वेसल कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, द वेट ऑफ द एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट इज। इसके लिए पहले हमें रिएक्शन लिखना आना चाहिए। रिएक्शन हमारा सिंपल ये होगा Mg + ½ O2 टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें ये पता है कि 24 ग्राम हमें मैग्नीशियम चाहिए होगा, और हमें क्या ऑक्सीजन अगर 32 डिवाइडेड बाई 2 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगा। 1 मोल मैग्नीशियम 24 ग्राम, आधा मोल ऑक्सीजन का नाम 16 ग्राम, तो 40 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी 24 ग्राम मैग्नीशियम को जलाने के लिए। तो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम को जलाने के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो 24 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 24, तो आ जाएगा 2/3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ हमारे पास 3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम दिया हुआ है और 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो 3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के लिए हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट इज़ क्या आ जाएगा 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास ऑक्सीजन कितना है 3 ग्राम, तो 2 ही ग्राम यूज होगा, 1 ग्राम बच जाएगा, तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेफ्ट,
क्योंकि 2 ही ग्राम यूज होगा, 1 ग्राम ऑक्सीजन लेफ्ट हो जाएगा, एक्सेज होगा हमारा ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन इज लेफ्ट। बोला है एक्सेज रिएक्टेंट लेफ्ट, वो होगा क्या 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि 12 मोल्स ऑफ ईच एंड बी allowed to react are given as this reaction if 60 ग्राम ऑफ डी इज प्रोड्यूस देन कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ डी। तो पहले हमें रिएक्शन लिख लेना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो रिएक्शन हमारा क्या है, रिएक्शन हमारा सिंपल है 3A प्लस 2B से C प्लस हाफ डी बनेगा, और 60 ग्राम ऑफ डी इज प्रोड्यूस, ये बोल दिया कि 60 ग्राम ऑफ डी इज प्रोड्यूस। पहले में जो हमारे पास दिया हुआ है बोल दिया कि 12 मोल ऑफ ए और 12 मोल ऑफ बी, तो इसका मतलब है 3 मोल ऑफ ए के लिए 2 मोल ऑफ बी का रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ बी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम लोग 12 मोल ऑफ ए ले लेंगे तो इसके लिए बी कितना ज़रूरत पड़ेगी, 8 मोल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बी हमें दिया क्या है, 12 दिया है मोल, तो बी क्या हो गया एक्सेस हो गया, ए क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, क्योंकि कम मात्रा में है, ख़त्म हो जाएगा। ये 4 मोल बचा रह जाएगा, 12 मोल है तो 4 मोल बचा रह जाएगा। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा, इसी हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 3 मोल ऑफ ए से हम डी की बात कर रहे हैं तो हाफ मोल ऑफ डी प्रोड्यूस हो रहा है, ये हम कर सकते हैं। हम लोगों ने कितना 12 मोल ऑफ ए ले लिया है, तो 12 मोल से कितना हो जाएगा 3, इसे 4 से गुणा कर देंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 मोल ऑफ डी प्रोड्यूस होगा, तो डेट इज 2 मोल ऑफ डी प्रोड्यूस होगा, 2 मोल ऑफ डी प्रोड्यूस होगा। हमें निकालना है एटॉमिक मास ऑफ डी। हमें बताया 2 मोल ऑफ डी का मास 60 ग्राम है, तो एटॉमिक मास अगर मैं बोलूँ तो आ जाएगा 30। हालांकि हम इसको निकाल सकते हैं, मोल इज इक्वल टू होता है गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो मोल दिया है 2 मोल ऑफ डी, एटॉमिक वेट निकालना है और वेट कितना मिला है 60, तो एटॉमिक वेट यहाँ से क्या आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 30, क्या आ जाएगा 30। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 18, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट मास। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो पहला है 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो पहला क्या है हमारा 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो 2 ग्राम एटम, तो ग्राम एटम जब साथ में हो तो उसको हम बोलते हैं मोल। तो 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन का मतलब होता है 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन का वेट क्या हो जाएगा जी, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का वेट 14, तो 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन का वेट हो जाएगा 28 ग्राम। हमें बताना है किसका लिस्ट मास होगा, तो सबका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 इंटू 10 के बाद 23 एटम, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 3 इंटू 10 के बाद 23 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 के बाद 23 से डिवाइड कर देंगे, करीब ये आ जाएगा हाफ मोल ऑफ कार्बन। तो 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट होता है 12, तो हाफ मोल ऑफ कार्बन का हो जाएगा 6 ग्राम। सी ऑप्शन हमारा 1 मोल ऑफ सल्फर, तो 1 मोल ऑफ सल्फर का वेट हो जाएगा 32 ग्राम। और डी हमारा 7 ग्राम ऑफ एजी, तो ये ही दिया है वेट एजी में, तो 7 ग्राम एजी का वेट 7 ग्राम ही होगा। तो सबसे लिस्ट इसमें से कौन सा आ जाएगा 6 ग्राम कार्बन, मतलब 3 इंटू 10 के बाद 23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो बस ये सिंपल कैलकुलेट कर लेना है, इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो इसका केयर रखना है। नेक्स्ट सवाल हमारा फार्मूला क्वेश्चन है, मोलरिटी और डेंसिटी का रिलेशन वाला क्वेश्चन है। तो इसके लिए पहले फार्मूला याद कर लो, फिर उसके बाद इस ऑप्शन पे आएंगे। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई मोलरिटी अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी, जो कि ग्राम पर एमएल में होना चाहिए, माइनस मोलरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी निकाल सकते हैं अगर हमें डेंसिटी दिया हुआ, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और डी क्या है डेंसिटी, तो यहाँ पर 1000 इंटू डेंसिटी इसको लिख सकते हैं 1000 इंटू डेंसिटी। अब देखो इसमें सिंबल क्या दिया, मोलरिटी के लिए दिया है सिंबल स्मॉल एम, तो लिख दिया 1000। मोलरिटी के लिए सिंबल क्या दे दिया है कैपिटल एम लिख दिया। 1000 इंटू डेंसिटी के लिए क्या दे दिया, रो दे दिया है, रो इज़ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, माइनस मोलरिटी के लिए एम और मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट के लिए M1। तो देख लेना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसको, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा देख लो ऑप्शन, इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ये हो जाएगा 1000 इंटू मोलरिटी 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये फॉर्मूला याद होगा तो हम ये रिलेशन उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है 16 ग्राम ऑफ SOX, हमें दिया क्या है 16 ग्राम ऑफ SOX
occupies 5.6 लीटर एट एस टी पी, 5.6 लीटर एट एस टी पी। एज्यूमिंग आइडियल गैस नेचर, द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा मोल निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल अगर मैं निकालूं तो गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन वॉल्यूम एट एस टी पी, जो कि 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो गिवन वॉल्यूम इन लीटर क्या दिया, 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, 0.25 मोल। ठीक है, अब मुझे 0.25 मोल का वेट निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो गिवन वेट हमें पता है, गिवन वेट क्या दे दिया है 16, तो मॉलिकुलर वेट निकाल लेंगे इस गैस का। तो गिवन मोल क्या होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट। मोल क्या है 0.25, गिवन वेट 16, मॉलिकुलर वेट निकालना है। तो मॉलिकुलर वेट क्या आ जाएगा यहाँ 16 डिवाइडेड बाई 0.25 मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई 4 क्या आ जाएगा 64। तो मॉलिकुलर वेट क्या आ जाएगा 64। अब मैं इसको देख लेता हूँ एस ओ एक्स क्या हो सकता है। तो एस ओ एक्स का वेट 64 है, तो सल्फर का वेट तो पता है 32। ओ एक्स मतलब ऑक्सीजन का वेट होता है 16 इंटू एक्स इजकल टू 64। तो यहाँ से आ जाएगा 16x इजकल टू 32, तो x इजकल टू क्या आ जाएगा 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अच्छा वैरायटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल हमारा करा है, ए 100 ml सोल्यूशन वाज मेड बाय एडिंग 1.43 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट डॉट X2O, द नॉर्मलिटी ऑफ द सोल्यूशन दे दिया 0.1 नॉर्मल, वैल्यू ऑफ x बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला हमारा क्या है, सिंपल मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। वो था नॉर्मलिटी इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाई ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन ml। ठीक है, ये हमें करना है, बस ये फॉर्मूला लगाना है। तो अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहूँ तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं ग्राम मॉलिकुलर वेट, ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा, वो एन फैक्टर हो जाएगा एन। बस अब हम मैं बात करूँ Na2CO3 डॉट एक्स से, तो इसका मॉलिकुलर वेट, ग्राम मॉलिकुलर वेट क्या आ जाएगा इसका, ग्राम मॉलिकुलर वेट आ जाएगा Na2CO3 डॉट XH2O का निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 46 प्लस कार्बन का 12 प्लस 48, तो क्या हो जाएगा 94 और 106 प्लस XH2O मतलब x मल्टीप्लाई बाई 18, तो आ जाएगा 106 प्लस 18x, ये हमारा हो जाएगा मॉलिकुलर वेट। ठीक है, गिवन मॉलिकुलर वेट। तो अब क्या हो जाएगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा ग्राम मॉलिकुलर वेट 106 प्लस 18x डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट दैट इज 2। ठीक, अब हमें आगे इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो नॉर्मलिटी तुम्हें दी हुई है क्या 0.1, गिवन वेट 1.43 ग्राम पुट कर दिया, मल्टीप्लाई 1000, ग्राम इक्विवेलेंट वेट यहाँ से आ गया 106 प्लस 18x, यहीं से x की वैल्यू भी आ जाएगी, अपॉन 2 तो मल्टीप्लाई बाई 2 चला जाएगा, और यहाँ वॉल्यूम इन ml क्या दे दिया है 100 ml दे दिया है, यहाँ कर देंगे। अब बस इसको सॉल्व करना था, पहले तो ये 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2.86 दैट इज़ 28.6 आ जाएगा, वही आ जाएगा 106 प्लस 18x, यहाँ 0.1 दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 286, ये आ जाएगा 106 प्लस 18x, मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 106 प्लस 18x इज इक्वल टू 286, यहाँ से माइनस करेंगे तो 18x इज इक्वल टू आ जाएगा 286 माइनस 106 दैट इज़ 180 डिवाइडेड बाई 80, x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो हमारा जो मॉलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O, जो कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, तो x इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करके आ सकता है, जिसको फॉर्मूला जो तुक्का भी मारे तो वो शायद सही हो जाए कि x की वैल्यू 10 हो जाएगा, लेकिन ये प्रोसीजर होता है इस तरह को। तो इस फार्मूले को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा करा है, द नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 इन द सोल्यूशन obtained on mixing 100 ml of 0.1 molar H2SO4 with 50 ml of 0.1 molar NaOH is dash in 10 की पावर -1।
तो हमें क्या करना है, इसमें इक्विवेलेंट निकालना होता है, एन इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अब अगर मैं H2SO4 का निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 का निकालूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, यही होगा ना, यही हमारा ना, और इंटू हमारा जितना वॉल्यूम है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट उससे आ जाएगा। तो 100 ml है वॉल्यूम, इसकी मोलरिटी 0.1 और वैलेंसी फैक्टर 2, तो आ जाएगा 20 इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 आ गया। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ, अगर मैं एसिड की बात करूं, अरे बेस की बात करूँ, एसिड था NaOH, तो ये आ जाएगा 50 ml दिया हुआ है, 0.1 इसकी मोलरिटी और वैलेंसी फैक्टर 1 आ जाएगा 5। तो 20 ml 20 इक्विवेलेंट ये है और 5 इक्विवेलेंट ये है। तो कितने H2SO4 लेफ्ट हो जाएंगे, 5 ही रिएक्ट करेंगे तो 15 बच जाएंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 लेफ्ट, इसमें से 20 में से 5 रिएक्ट कर जाएगा, बच जाएगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 लेफ्ट जो हो जाएगा 20 - 5, दैट इज़ 15 इक्विवेलेंट बच जाएगा। और 15 इक्विवेलेंट अगर मैं बच गया तो यहाँ से अगर मैं नॉर्मलिटी वाला कॉन्सेप्ट से लगाऊँ तो 15 इक्विवेलेंट और टोटल वॉल्यूम क्या है 150 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू क्या 15, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 150, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0.1 नॉर्मल। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 × 10⁻⁻1 नॉर्मल, एक्स की वैल्यू क्या देगी 1। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन निकालना था, दोनों का इक्विवेलेंट निकालना था, कितना बच जाएगा वो पता चल गया 150 ml है इंटू एक्स जो हमारा नॉर्मलिटी है, अब वो कितना 15 इक्विवेलेंट बचा था तो उससे आ जाएगा हमारा 0.1 नॉर्मल, और वही हो जाएगा 1 × 10⁻⁻1 नॉर्मल। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला हमारा करा है, बोला है 10 ml ऑफ गैसेज हाइड्रोकार्बन ऑन कम्बशन गिव्स 40 ml ऑफ CO2 एंड 50 ml ऑफ वाटर वेपर, टोटल नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम इन द हाइड्रोकार्बन। तो हमने जैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन जिसमें हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला निकाला था उसी तरह का क्वेश्चन है। तो इसको मैं अगर वॉल्यूम के टर्म में और नंबर ऑफ मोल्स को काउंट कर लूँ तो काम हमारा बन जाएगा, बता वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। तो इस कॉन्सेप्ट से अगर मैं करूँ तो अगर मैं इसको लिख दूँ, रिएक्शन हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन जला रहे हैं, XCO2 + Y/2H2O मिलेगा, ये तो पता है बात। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा क्या क्या दिया हुआ है। हाइड्रोकार्बन जो दिया हुआ है 10 ml दिया हुआ है, ठीक है, इसको जला रहे हैं तो इससे हमारा 40 ml मिल रहा है, 4 गुना मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक से कितना मिल रहा है, 4 गुना मिल रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, और ये 50 ml ये मिल रहा है, तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक से हमें, अब इसको हम अगर इसको हम करें कि अगर ये 40 मिल रहा है तो हम ये कह सकते हैं, और ये 50 मिल रहा है, तो 50 इज इक्वल टू Y/2, तो Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 100, और यहाँ X क्या हो जाएगा, X हो जाएगा 40। वॉल्यूम के टर्म में, मोल्स के टर्म में, अगर नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में वॉल्यूम को रिलेट करें तो X 40 ml और Y 100, तो यहाँ से अगर C 40 और H 100 कॉन्सेप्ट से सोचें तो ये 0 0 कट जाएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज C4H10। तो हम लोगों ने बस वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल के टर्म में को रिलेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो ये कॉन्सेप्ट से ईजी बन जाएगा। नेक्स्ट वाला हमारा करा है, बोला सपोज 2 एलिमेंट X एंड Y कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड, X और Y से 2 कंपाउंड मिल रहा है, एक मिल रहा है XY2 और एक XY से कंबाइन करके हमारा एक कंपाउंड मिल रहा है X3Y2, 2 कंपाउंड हमें मिल रहा है। ठीक, और बोल क्या कर रहा है, आगे बोल रहा है व्हेन 0.1 मोल ऑफ XY2 वेट्स 10 ग्राम, 0.1 मोल ऑफ XY2 का वेट जो है वो 10 ग्राम है, एंड 0.05 मोल ऑफ X3Y2 का वेट 9 ग्राम है। 0.1 मोल XY2 का वेट है 10 ग्राम और 0.05 मोल X3Y2 का वेट है 9 ग्राम, इतना दिया हुआ है। तो हमें बताना क्या है, एटॉमिक वेट ऑफ X निकालना है, एटॉमिक वेट ऑफ Y निकालना है, ये सवाल है हमारा। ठीक है, X और Y मिलकर 2 कंपाउंड बना रहे हैं, XY2 X3Y2, 0.1 मोल ऑफ XY2 वेट्स 10 ग्राम एंड 0.05 मोल ऑफ X3Y2 वेट्स 9 ग्राम। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे एटॉमिक वेट, तो मान लेते हैं लेट एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट X इज, लेट एटॉमिक वेट
of element x is A and atomic weight of element y is B, ठीक है, x इज ए एंड y इज B। एक्स वाई टू के लिए अगर बात करें फॉर एक्स वाई टू, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है, 0.1 मोल है, उसका वेट 10 ग्राम दिया है, और मॉलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, एक्स वाई टू का हो जाएगा A+2B। तो A+2B अगर एक्स वाई टू का बात करेंगे, उसी तरह एक्स थ्री वाई टू के लिए बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 3A+2B। तो आ जाएगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो 0.1 इज इक्वल टू 10 A+2B। अगर मैं यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू A+2B। इसको सॉल्व करने पे आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर एक्स वाई थ्री। अगर मैं बात एक्स थ्री वाई टू, तो इसके लिए आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ भी वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट से करेंगे, ये आ जाएगा 0.05 इज इक्वल टू गिवन वेट क्या है 9 ग्राम अपॉन 3A+2B इसका मॉलिकुलर वेट। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 3A+2B। अब इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2A इज इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो यहाँ से ये सब ये माइनस ये माइनस तो ये आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 2B से 2B चला जाएगा 2A। तो दिस सिम्बलाइज A इज इक्वल टू आ गया 40 और A 40 आ गया। तो इसको अगर थर्ड मान लें तो पुटिंग थर्ड इन फर्स्ट कर देंगे, तो 100 इज इक्वल टू 40 + 2B। तो 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू B। तो B दिस सिम्बलाइज B इज इक्वल टू 30। तो A इज इक्वल टू 30। एटॉमिक वेट ऑफ एक्स जो A माना गया था उसको 30 आ गया, और एटॉमिक वेट ऑफ B जो माना गया था वो 40 आ गया। तो x इज़ 40 एंड y इज़ 30। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको देख लेना। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन, ये हमारा सवाल कर रहा है। तो सब वॉल्यूम लीटर है, तो एसटीपी वाला सवाल आ गया। तो हमें पता होना चाहिए, एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एट एसटीपी 22.5 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल के बराबर होगा। और 1 मोल में मॉलिक्यूल कितने ऑक्यूपाई होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होंगे। हमें बोला है 15 लीटर ऑफ H2 में कितना होगा, एसटीपी पे ही बात करेगा। तो 15 लीटर ऑफ H2 में तो 22.4 लीटर में इतने, तो 1 लीटर में इसका डिवाइड बाई 24, तो 15 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 लीटर में हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22.4 और 15 में मल्टीप्लाई 15 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 4.033 इंटू 10⁻23। ये हमारा ए ऑप्शन हो गया। सारे को निकाल लेते हैं, फिर बाद में देख लेंगे किसका ज़्यादा है किसका कम। बी ऑप्शन है 5 लीटर ऑफ N2। ठीक है, तो 5 लीटर ऑफ N2 यहाँ भी वही होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 22.4 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ जाएगा 1.344 इंटू 10⁻23। ये इतने हमारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब सी ऑप्शन है 0.5 ग्राम ऑफ H2 में, तो इसको मॉलिक्यूलर वेट तो 0.5 ग्राम में कितना हो जाएगा मोल, तो उसको निकाल के उससे कर देंगे। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, और 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा आ रहा है 1.505 इंटू 10⁻23। फिर हमारा 10 ग्राम ऑफ O2 है, तो 10 ग्राम ऑफ O2 के लिए भी क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट 10 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10⁻23 सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे आ रहा है हमारा 1.882 इंटू 10⁻23। तो हमें बताना मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो हमारा पहला ऑप्शन में ही होगा, क्या होगा 4.033 इंटू 10⁻23। तो हमें इस तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हमने अपने सारे 25 क्वेश्चंस जितने हैं मोल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन सीख लिए हैं, और उस क्वेश्चन को प्रॉपर एनालिसिस कर लिए हैं हर एक क्वेश्चन को। और इस तरह क्वेश्चन जो आपको इसी सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन गारंटीड है कि एग्जाम में इसी टाइप के इसी वैरायटी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सारे हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। इसी तरह हम आने वाले समय में सारे चैप्टर जितने भी 1 से लेकर 22 चैप्टर जो आपके सिलेबस का पार्ट है, सब में हर एक चैप्टर के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ले आएंगे, और आपके एग्ज़ाम को में वही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रिपीटेड। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ गए होंगे।
आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको देख लेना। थैंक यू।